नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार मुकामा क्लासेज में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अभी बाइट माधोपट्टी बॉयज हॉस्टल में हूं और यहाँ से मैं एक नई शुरुआत करने का प्रयास मैंने किया है और ये रिकॉर्डेड क्लास है जो आपको मैं एक बेहतरीन अपना विद्यार्थी जीवन का जो अनुभव है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें रेलवे मेरा फेवरेट है। तो मैंने रेलवे का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें से मैं आपको अपने अनुभव को एक विद्यार्थी की तरह आपसे शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि ये आपको फ़ायदा करे। ये मैं जो अपना अनुभव शेयर करूँगा ये रेलवे को देखते हुए ये आपको रेलवे में काम आएगा, या रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, या रेलवे का +2 लेवल का एनटीपीसी हो, ग्रेजुएशन लेवल, या अभी एक एग्ज़ाम और है हम लोग का बिहार एसएससी इंटर लेवल, ठीक है? इनको देखते हुए मैं प्रयास करूँगा मैथ रीजनिंग जो भी टॉपिक हो वो आपके सामने लेकर के आऊँ और आपकी जो भी आपको समस्या हो या आपकी जो समस्या हो, मैंने जो अनुभव किया है मैं आपसे बस सीधे से शब्दों में यही कहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी कहीं ना फंसे, ठीक है? और अगर आपको मैं अभी जो बताऊंगा एक शुरुआत क्लास है, नई शुरुआत है, ठीक है? मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी अगर बताता हूँ तो बस अपने जानकारी के लिए देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्लास पे आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वो ये स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर क्यूब के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, एक छोटी शुरुआत बहुत ही शून्य से, ठीक है? जैसा कि मैं ज़्यादा इसको विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग भी जो भी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखिएगा वो आप लोग भी अनुभवी है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पर ही आऊँगा। तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बताते चलूँ ताकि अगर जो भी या जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो को देख करके उस बात को समझें, सीखें, तब आगे बढ़े ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। तो सीधी सी बात, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता है, क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है? प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। आपको मालूम होना चाहिए ये हम लोग जो गिनती गिनते हैं, ठीक है, गिनती की संख्या, ठीक, गिनती की संख्या जो होती है उसको हम लोग कहते हैं जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप जितना गिन सकते हो, ठीक है, आप जितना गिन सकते हो ये जो है, ठीक है ना, वो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, अर्थात नेचुरल नंबर इसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, ठीक है? इसके बाद इसी में तो देखिए इसमें एक सवाल हुआ, इसमें एक सवाल ये बना कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो निकालना आसान है, वो एक है। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो क्या इसका जवाब आप दे पाइएगा? नहीं, क्योंकि ये अनंत है, ठीक है? इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हो जाएगी लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
ये संभव नहीं है। ठीक है, अब एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, एक होता है पूर्ण संख्या, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण संख्या। ठीक है, अर्थात इसे कहा जाता है होल नंबर, इसे कहा जाता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर ये होता है होल नंबर। ये जो गिनती की जो संख्या होती है, ये जो प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना, इसी की शुरुआत अगर इसमें जो गिनती की संख्या होती है इसमें अगर शून्य लगा दिया जाए तो ये हो जाता है होल नंबर। ठीक है, ये हो जाता है होल नंबर। ठीक है, इसी में अगर प्राकृत संख्या के पहले अगर शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, ये कहलाएगा होल नंबर। ठीक है, जिसकी शुरुआत शून्य से होती है। अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछने की बात की जाए, सवाल अगर आपसे किया जाए तो इसका मान क्या होगा, इसी की तरह इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, जिसे ये, ठीक है, उसके बाद एक आता है सम संख्या, एक आता है विषम संख्या। आप सभी लोग जानते होंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर हम लोग कहते हैं अर्थात वैसी संख्या जो दो से कट जाए। ठीक है, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए। ठीक है ना, दो से विभाज्य हो जाए, जैसा कि, ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसा कि, ठीक है, अगर हम लोग ले लेते हैं 14, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं 256, ये अब मैं कैसे जानूंगा कि ये दो से विभाज्य है, तो मैंने पहले ही कहा है कि मैं शून्य से इसको लेके चलूंगा। तो आपको ये देखना है कि इसकी जो इकाई संख्या होती है, ठीक है, या इसके अंत में जो संख्या होती है उसके अंत में कौन कौन सा अंक होना चाहिए, या इकाई संख्या कौन कौन सी होनी चाहिए। तो 0, 2, 4, 6, 8, ये इकाई संख्या जिस संख्या के अंत में हो, ये इकाई संख्या, या जिसके, जैसे इसके अंत में क्या है 4 है, इसके अंत में क्या है 6 है, अर्थात ये दो से विभाज्य है, अर्थात इसे मैं सम संख्या कह सकता हूं। ठीक है, सरल शब्दों में। अब हम लोग आएंगे इसी प्रकार से, नीचे दिखाई दे रहा है, आप आएगा या नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ये हो गया सम संख्या। ठीक है, अब हम लोग आएंगे विषम संख्या पे। ठीक है, विषम संख्या अर्थात ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, अर्थात ओड नंबर। ठीक, ओड नंबर, ये विषम संख्या अभी मैंने पढ़ा सम संख्या अर्थात जो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, कट जाए, और ये क्या है ना, दो से नहीं कटेगा, सरल सी बात है, सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा, उसमें था 2, 4, 6, 8, 10, वो सम संख्या थी। ये विषम संख्या है तो इसमें क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी सम संख्या की पहचान के लिए, सम संख्या की पहचान के लिए मैंने बताया था कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, या जिसका इकाई अंक ये हो, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। यह जो है सो किस फॉर्म में चलता है, ठीक है, ये इकाई अंक, ये जिसका इकाई अंक ये हो, या जिसके अंत में ये हो। ठीक है, ये हो गया इकाई अंक या अंत में। ठीक है, ये अंत में जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 जो बड़ी संख्याएं होगी उनकी पहचान करना हो तो हम ये देखेंगे कि उसका इकाई अंक जो है सो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या उसका अंतिम अंक ये होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, सम संख्या वो होता है 2n के फॉर्म में होता है, जहां पे ये जो होता है ये फॉर्म, ये 2n के फॉर्म में होता है, जहां पे n का मान जो होता है, ठीक है, n का मान जो होता है 1, 2, 3 इस तरह से मैं रखते जाऊंगा। जैसा कि देखिए 2 गुने 1 तो 2, ठीक है, फिर 2 गुने 2, मैं n की जगह पर 1, 2, 3 लगातार रखते जाऊंगा, ये इसका मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, फिर n की जगह पर 3 तो 2 दिए 6, ये एक सम संख्या बनी। और यही विषम संख्या में क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा 2n हुआ। ठीक है, तो देखिए
मैं इसलिए इसको एक जगह लिख करके बता रहा हूं कि देखिए ये 2 है, 2 से शुरुआत हुई है, जबकि यहाँ कितने से शुरुआत हुई है, 1 से। इससे कितना कम है, 1 कम है। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, 3 है, अर्थात 1 कम है। यहाँ पे 6 है, यहाँ कितना है, 5 है, अर्थात मैं देख रहा हूं प्रत्येक टर्म में 1 कम रहा है, अर्थात ये जो टर्म मैंने लिखा है इसमें 1 कम रहा है। ठीक है, बात आई समझ में? कितना सिंपल है। आप देखिए यहाँ पे n बराबर आप 1 2 3 4 इस वैल्यू को रखते जाइए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 2n-1, जब मैं n के जगह पर 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 घटाए, अर्थात 2 में से गया 1। फिर n के जगह पर मैं 2 रखूंगा, ठीक है, n के जगह पर मैं 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 अर्थात 3। देखिए ये इस तरह से आ रहा है ना, तो ये विषम संख्या और सम संख्या दोनों इसमें, ठीक है, ये शामिल हो जाएंगे। ठीक, इसमें दोनों संख्याएं शामिल हो जाएगी। इस तरह से ये सम हो गया, ये विषम हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, एक दूसरे नंबर पर। तब तक के लिए ये समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक जो है सो हम लोगों ने देखा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम लोग थोड़ा सा ये ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लेना है, बस थोड़ा सा समझाते हुए मैं चलता हूँ। एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, एक होता है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अंक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसा कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है, 29, उसके बाद 31, उसके बाद क्या होगा 37, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 41, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 47, 43 भी होगा, 43, एक क्या होगा 47, और क्या होगा 47 के बाद 53, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्या 54 55 56 57 58 59, उसके बाद होगा 59, ठीक है, उसके बाद 60 61 61 होगा, ठीक है, फिर 62 63 64 65 66 67। इस तरह से हम लोग जो है इसको देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 68 69 70 71, क्या 71 होगा, 71 होगा, 71, ठीक है, 72 73 74 75 76 77 78 79, ठीक है, इस तरह से 80 81 82। इसमें जो है सो आप धीरे धीरे इस तरह से आप खुद पे भरोसा रखिए, कमांड रखिए, विश्वास रखिए, ये होते चला जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 से 10 तक में कितनी कुल अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये 4 है, ठीक है, 1 से 10 तक में। फिर 10 से 20 तक में कितनी है, फिर 4 है, ठीक है, फिर 2 है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में 2 है, फिर 30 से 40 के बीच में 2 है, फिर 40 से 50 के बीच में 3 है, फिर 50 से 60 के बीच में 2 है। इस तरह से हम लोग आगे देखते हुए जाएंगे। और ये पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 20 के बीच में, या 20 से 30 के बीच में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसका एक से अधिक मतलब खंड हो, मतलब वो बहुत संख्याओं से कटता हो। जैसे भाज्य समझिए, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, 8, तो ये किससे किससे खंडित होगा, ठीक है, तो ये एक के अलावा और स्वयं के अलावा अधिक संख्याओं से कटेगा। जैसा कि एक और स्वयं से तो ये कट ही रहा है, उसके अलावा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। अब एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है, ठीक है, ये p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कि q जो होता है, q इज इक्वल टू नॉट 0, अर्थात q का वैल्यू आप इसमें 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रख दीजिएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये इंफिनिटी हो जाएगा। आप p के जगह पर, जबकि शून्य जो है, ठीक है ना,
शून्य एक परिमेय संख्या है, 0 जो है एक परिमेय संख्या है, अर्थात p बराबर आप 0 ले सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। और यही मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जैसा कि √2 √3 इस तरह से ये जो वैल्यू होता है ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और आप जान लीजिए कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई भी जो है तो एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि पाई भी जो है सो एक परिमेय संख्या। स्टार्ट कर दो। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या। अभी जैसा कि मैंने बताया पाई के बारे में, ठीक है, अगर पाई का वैल्यू पूछेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर कह दे 22/7 तो ये क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए, एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये आपको इंटर में जो है सो आप पढ़े होंगे। ठीक है, इंटर में आता है। ठीक है, एक काल्पनिक संख्या के बारे में आता है, इमेजिनरी नंबर के बारे में आता है। इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या, ये जो है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, ये आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो कि माइनस में होता है। और हम लोग ये इसीलिए इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। आपसे पूछेगा, ठीक है, संख्या जब भी कहिएगा तो 1 2 3 4, लेकिन ये क्या है ना, ये -1 लिखे, अर्थात ये एक इमेजिनरी नंबर है। और यहीं पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर 1, तो आई इज इक्वल टू √-1। हो सके बोलने में अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाएगी लिखने में तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। इसके अलावा होता है, ठीक है, एक रामानुज संख्या होता है, मालूम है ये आपको, रामानुजन संख्या। ठीक है, पता है ये जो संख्या होती है, ठीक है, 1729 ये होता है। ये कैसे आया, समझने की बात है। ये आया तो कैसे आया, तो देखिए 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू कीजिए, तो 12 का क्यू कितना, 1728, और 1 का क्यू 1, अर्थात 1729। ऐसी और भी संख्याएं हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसी और भी संख्याएं हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका एक और खंड होगा, क्या होगा, तो 17 29 का एक और खंड होगा, 10 का क्यू कर दीजिए प्लस 9 का क्यू। देखिए 10 का क्यू कितना, 1000, और 9 का क्यू 9 9 81 और 9 729, कितना हो गया, 1729 हो गया। बात आई समझ में। अर्थात इससे हम क्या समझें, इसको ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, बस ये जानना है कि ये कैसी संख्या है, तो रामानुजन संख्या है। ये रामानुज जो थे हमारे, ठीक है ना, उन्होंने इस संख्या को दिया था। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है, जब वो बीमार थे, इंग्लैंड में थे, तो उनको जिस डॉक्टर ने, इंग्लैंड के डॉक्टर ने उनको जो मतलब उनका जो इलाज किया था, वो इसी टैक्सी